Hi everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. My name is Kushigera. I'm your ECCA tutor. So let's start for today's lecture. आज हम पढ़ेंगे पहले तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे related to basic income tax computation and उसके बाद we are going to do a topic related to savings income and then questions related to it. So let's get started. तो सबसे पहले let's start with questions. तो अभी हम सिर्फ सेक्शन ए के क्वेश्चंस करेंगे, MCQ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बिकॉज सेक्शन बी एंड सी के क्वेश्चंस आर ऑल मिक्स्ड अप ऑफ ऑल द टॉपिक्स. तो वो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेगा वैसे वैसे करेंगे, जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे जाएंगे वैसे वैसे सेक्शन बी एंड सी के क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says that Ines is a sole trader and Ines earned trading income of 106,800 and received dividend income of 1,500. Now Ines made a gift aid donation 2,000 gross amount during the tax year 23-24. उन्होंने हमसे पूछा है what amount of personal allowance is Ines entitled to for the tax year 23-24. नाउ हमारे लिए एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखना कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. What is the question asking from you? That's the important thing. तो उन्होंने पूछा है कि पर्सनल अलाउंस क्या मिलेगा इनिस को. अब वो लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज हमने पढ़ा था दैट इफ योर ANI इज ग्रेटर देन 100,000 तो आपका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है, राइट? नेट इनकम प्लस नेट इनकम माइनस क्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस माइनस क्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू ANI. तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा ANI कितना है यहाँ पे, ठीक है. ट्रेडिंग इनकम, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे टोटल इनकम. टोटल इनकम मेरे पास होनी चाहिए, टोटल इनकम is trading income plus dividend income, that is going to give you 108,300. अब टोटल इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम क्योंकि मेरे पास कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है. सो ये नेट इनकम हो गई. इसमें हम क्या करेंगे माइनस ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन ANI के लिए. सो हम टोटल इनकम की जगह यहाँ पे नेट इनकम लिख देते हैं. दिस टोटल इनकम इक्वल्स टू नेट इनकम, तो क्रॉस गिफ्टेड डोनेशन दैट इज 2000 माइनस करेंगे. ANI आना चाहिए हमारे पास 106,300. पर्सनल अलाउंस इज रिड्यूस्ड बाय 50% ऑफ द एक्सेस अबव 100,000. तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेस इज 6,300 एंड इसके 50% से मेरा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस जाएगा. सो रिवाइज्ड पर्सनल अलाउंस वुड बी 12,570 minus 50% of 6,300, that is going to be into minus 3,150, that is going to be 9,420. this is going to be personal allowance which is available to Ines. Ines के पास ये personal allowance available है. next question पे चलते हैं. next question is about Gina and Wayne. they are married couple. in the tax year 23-24 जीना के पास सैलरी है 5,000 की, वाइनी के पास प्रॉपर्टी इनकम है 40,650 की. उन्होंने इलेक्ट किया है टू ट्रांसफर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस फ्रॉम जीना टू वाइनी. सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अबाउट मैरिज अलाउंस. मैरिज अलाउंस में हमने पढ़ा था कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को या सिविल पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस दैट इज 1260 ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन द कंडीशन कि दोनों ही बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, ठीक है. तो यहाँ पर नाउ जीना कैन ट्रांसफर 1260 ऑफ हर पर्सनल अलाउंस टू वाइनी, ठीक है. अब इसका मैक्सिमम टैक्स रिलीफ क्या होता है हमारे पास, बिकॉज दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर है. तो मैक्सिमम टैक्स रिलीफ इज गोइंग टू बी 1260 into 20%, दैट इज 252. तो हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा क्या है व्हाट इज वाइनीज इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 23-24. वाइनी की इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है. तो वाइनी के पास प्रॉपर्टी इनकम है. प्रॉपर्टी इनकम में से हम क्या करेंगे पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे. प्रॉपर्टी इनकम इज 40,650 माइनस 12,570. हमारे पास आएगी टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए 40,650 माइनस 12,570 280 80. ये हो गई मेरी टैक्सेबल इनकम. अब टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं. ये सारी की सारी बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है एंड सारी की सारी मेरी नॉन सेविंग इनकम है. तो इसमें हम क्या करेंगे टैक्स लायबिलिटी
would be 20% of this 28080 का 20% is going to be 5616 और उसमें से ये मैरिज अलाउंस का टैक्स रिलीफ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टैक्स लायबिलिटी हमारी यहाँ पर हुई 5616। अब यहाँ पर हम टैक्स रिलीफ माइनस करेंगे। टैक्स रिलीफ फॉर मैरिज अलाउंस that is 252. Tax liability would be tax payable 5616 minus 252, that is going to give me 5364। ये होगा हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन says now Ifram has been employed for many years and has also recently become a partner in partnership. He is in the process of completing his tax return and has asked your advice regarding the interest payment he has made. हमें ये बताना है कि इन चारों इंटरेस्ट पेमेंट्स में से कौन सी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है, कौन सी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है। Let's start with the first one. Interest paid on a loan he incurred to purchase a laptop for use in his employment. Again, this is a qualifying interest for relief purposes. Qualifying interest कहाँ यूज होता है? रिलीफ के लिए। हमारे टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट होता है ताकि हमें इसका रिलीफ मिल सके। So for employees, it was loan taken to purchase, interest on loan taken to purchase any plant and machinery to be used in employment. So that is qualifying. Next is interest paid on mortgage for his main private residence. ये personal loan है, this is not qualifying. Then interest paid on the amount he borrowed to finance the acquisition of 2000 shares in a quoted company. अब यहाँ पे for employees, again, अगर आपने लोन लिया है, if you are paying interest on loan taken to purchase shares in an employee controlled company, not quoted company, employee controlled company, and you should be a full-time employee at that company. Again, this is not qualifying. आगे चलते हैं। Interest paid on a loan he took to invest capital in a partnership in order to become a partner. Interest paid on loan he took to invest in a partnership. तो अगर partners ने interest pay कर रहे हैं, लोन लिया है उस पे for investing in partnership, capital contribution करने के लिए या पहली बार capital contribute करने के लिए to become a partner, दोनों के लिए you have interest for qualifying purposes. So first and fourth are qualifying for relief, second and third are not. Let's go for question 4. For the tax year 23-24, she has a salary of 53,000. She received child benefit of 2075 during the tax year. What is she's child benefit income tax charge for the tax year 23-24? अब 23-24 year के लिए हमने पढ़ा था कि if your ANI is greater than 50,000 pounds, 50,000 GBP, so आपको जो child benefit मिलता है उस पर हम चार्ज लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे लगता है? For every $1 excess, so for every $100 excess above your 50,000 limit 8%, मतलब कि 50,000 से जितना भी ऊपर मेरा ANI होगा उसके every $100 पे 8% का चार्ज लगेगा। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे ची के पास एक ही सैलरी है, एक ही इनकम है, दैट इज सैलरी। सो और कोई हमारे पास रिलीफ भी नहीं है, तो यही टोटल इनकम है, यही नेट इनकम है। एंड कोई भी हमारे पास क्रॉस गिफ्टेड डोनेशंस भी नहीं है, क्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो यही मेरी ANI भी हो गई। सो ANI इज इक्वल टू 53,000। एक्सेस कितना है हमारे लिए? 3,000। तो हमने बोला है फॉर एवरी 100 pounds ऑफ एक्सेस 8%, तो यहाँ पे कितना परसेंट हो गया? 30%। 30% ऑफ चाइल्ड बेनिफिट इज गोइंग टू रिजल्ट इन चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज। तो हमारे लिए चार्ज कितना हो गया? 2075 का 30%, 2075 का 30%, दैट इज गोइंग टू बी 622.5, राउंड ऑफ करेंगे तो 623 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 says that Harrison's only income in the tax year 23-24 was dividend income. अब हैरिसन की इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है फॉर द टैक्स ईयर 23-24। ठीक है, तो यहाँ पर उसके पास एक ही इनकम है, डिविडेंड इनकम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड इनकम which is 56,950। इसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे बिकॉज हमारे पास और कोई इनकम नहीं है। 56,950 minus 12,570 which is 44,380
ये हो गई मेरी टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। सो फॉर डिविडेंड इनकम सबसे पहले आता है हमारा निल रेट बैंड। पहले 1000 पाउंड इरिस्पेक्टिव आप किसी भी रेट बैंड में फॉल कर रहे हो, पहले 1000 ऑफ डिविडेंड विल बी टैक्स्ड एट 0%। उसके बाद आएंगे हम बेसिक रेट बैंड में। हमने बोला था कि निल रेट बैंड जो है हमारे वो बेसिक रेट बैंड को कंज्यूम करते हैं। तो 37700 में मेरे पास लिमिट कितनी बची है 36700 की। इसको हम 8.75% पे टैक्स करेंगे। बाकी की जो मेरी इनकम बच गई उसको हम हायर रेट बैंड पे टैक्स करेंगे। बाकी कितना है 6680। दिस विल बी टैक्स एट 33.75%। दैट गिव्स यू योर टोटल इनकम ऑफ 44380। टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं 0, फिर 36700 इंटू 8.75% दैट इज 3211 एंड उसके बाद 6680 इंटू 33.75% that is 2255. Total tax liability is 2255 plus 3211 that is 5466. ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेविड रिसीव द फॉलोइंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर 23-24। प्रॉपर्टी इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आपकी सेविंग्स इनकम है। कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है आपको दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर सेविंग्स इनकम। एंड डिविडेंड, हमें क्या निकालना है उसकी टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। लेट्स सी, तो हमारे पास है प्रॉपर्टी, ओके, इंटरेस्ट फ्रॉम यूके गिल्ड्स एंड डिविडेंड। सो अलग अलग लिखते हैं। नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम। नॉन सेविंग इनकम हमारे पास है 21150, सेविंग्स है 2400 एंड डिविडेंड है मेरे पास 750। सो टोटल इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम इज गोइंग टू बी 21150, 400 एंड 750। इसके बाद इसमें से हम पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे। सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम में से माइनस करेंगे बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स लगते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगी टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम में से हमें निकालनी है टैक्स लायबिलिटी। सो नॉन सेविंग इनकम की टैक्सेबल इनकम हुई 21150 माइनस 12570 दैट इज 8580। अब हम यहाँ कौन से ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, हमारी इनकम आ रही है बेसिक रेट बैंड में। तो सेविंग्स इनकम में कितना निल रेट बैंड मिलेगा मुझे 1000 का। इनकम टैक्स लायबिलिटी, और हमने क्या सीखा है कि हम किस ऑर्डर में निकालते हैं। सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम, नॉन सेविंग इनकम में सब बेसिक रेट बैंड में आ जाएगा दैट इज 8580 एट 20%। ठीक है, फिर हम आते हैं सेविंग्स इनकम पे। सेविंग्स इनकम में हमारे पास निल रेट बैंड है पहले तो 1000, 0%, बचा हुआ बेसिक रेट बैंड में आएगा विच इज 1400। और डिविडेंड इनकम के लिए हमारे पास निल रेट बैंड है जो इररिस्पेक्टिव आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में फॉल करो 1000 मिलेगा ही मिलेगा। सो 8580 का 20% इज 8580 का 20% इज 1716। 0% तो 1400 का 20% हो गया हमारा 280 एंड फिर 0। सो टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी हमारी यहाँ पर होनी चाहिए 1996। दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल राइट, नाउ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सबसे पहले एग्जेम्प्ट इनकम का। एग्जेम्प्ट इनकम क्या है, कौन सी ऐसी इनकम है विच इज़ एग्जेम्प्ट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स की जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट फ्रॉम NSNI सर्टिफिकेट्स। NSNI सर्टिफिकेट्स आर अगेन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे और आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है।
इंटरेस्ट मिलता है जो कि एग्जाम्प्ट है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि इंटरेस्ट फ्रॉम NS&I सर्टिफिकेट्स एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट फ्रॉम NS&I अकाउंट्स एग्जाम्प्ट नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स इज अगेन सेम लाइक बैंक, अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिडंडेंसी पेमेंट्स, अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको काम से निकाला है एंड दे हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी पेमेंट टू यू, वो एग्जाम्प्ट है। बेटिंग, लॉटरी एंड प्रीमियम बॉन्ड विनिंग्स, एनी गैम्बलिंग से जो पैसा आ रहा है एग्जाम्प्ट है। स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं आपको, एग्जाम्प्ट है। इनकम रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। अभी हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट होते क्या है, बट उससे पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि वैसे तो ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बोला गया है, सेक्शन सी के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन में इनमें से कोई भी इनकम दी हुई है कि टेल अस द ट्रीटमेंट ऑफ दीज इनकम, तो हम क्या करेंगे, वो इनकम का नाम लिखेंगे, उसके आगे जीरो लिखेंगे, बिकॉज दे आर एग्जाम्प्ट, वो टैक्सेबल, वो चार्जेबल ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट पे आते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट है। वन ऑफ देम इज कैश ISAs, अनदर वन ऑफ देम इज स्टॉक ISAs। कैश ISAs यानी कि अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है। स्टॉक ISAs की आपको डिविडेंड मिलता है, वहाँ से आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब मैक्सिमम लिमिट हमारी कितनी है पर ईयर, 20,000। हर इंडिविजुअल के पास 20,000 की लिमिट है पर ईयर, ठीक है। दोनों ISAs मिला के कि आप दोनों ISAs में एक साल में 20,000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। कि एक टाइम पे 20,000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, फिर आपने 10,000 फिर से इन्वेस्ट कर दिया, मेरी 20,000 की लिमिट पूरी हो गई, राइट। लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने 5,000 विदड्रॉ कर लिए, आपने 5,000 विदड्रॉ कर लिए, ठीक है। आपने फिर से 5,000 विदड्रॉ कर लिए, तो मेरे पास फिर से 10,000 की लिमिट बच गई। तो एक साल में एक बारी के लिए आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 20,000 हो सकती है, ठीक है। आप विड्रॉ करके दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, बट अगेन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फॉर यू इन अ पर्टिकुलर ईयर will be only 20,000, ठीक है। Can withdraw and reinvest without using up any annual amount. Interest, income and dividends are exempt for the purpose of income tax। यानी कि जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है, अगर आप कैश ISAs में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, स्टॉक में करोगे तो डिविडेंड मिलेगा, दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब कैश ISAs में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप डिपॉजिट करोगे, आप पैसा निकाल सकते हो, राइट। स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको उससे डिविडेंड मिलेगा, लेकिन जब आप अपने स्टॉक्स बेचने जाओगे उस पर भी अगर आपको कोई गेन होता है तो वो गेन भी एग्जाम्प्ट है हमारे लिए, ये हम कैपिटल गेन के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई मिनिमम होल्डिंग पीरियड नहीं है हमारा, जितना मर्जी चाहे होल्ड कर सकते हो, जितनी जल्दी निकालना होती है जल्दी निकाल सकते हो, जितना लेट निकालना होती है लेट निकाल सकते हो, एंड विड्रॉल्स कभी भी कर सकते हैं। अब no benefit for basic and higher rate taxpayer as they will lose advantage of nil rate band, because इंटरेस्ट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 1,500 का nil rate band है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो, है ना। तो अगर आपको यहाँ से इंटरेस्ट 1,000 का ही मिल रहा है और आप बेसिक रेट टैक्स करो तो क्या फायदा हुआ, 1,000 तो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा मेरा, है ना। सो इट इज एडवांटेजेस फॉर दोज who have higher income, who fall in additional rate brackets, ठीक है, ताकि उनकी जो भी इनकम यहाँ से आए वो एग्जाम्प्ट हो जाए, ठीक है। सेम इज विद द डिविडेंड एज वेल। डिविडेंड के लिए भी मेरे पास 1,000 का निलेट बैंड है, तो आप अगर उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करो आपको उससे ज़्यादा का डिविडेंड आएगा, फिर आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज निलेट बैंड में भी तो कंज्यूम हो ही रहा है ना हमारा डिविडेंड, ठीक है। हमारे पास और भी ISAs हैं, देयर आर अदर ISAs, हेल्प टू फाइनेंस ISA, इनोवेटिव फाइनेंस ISA और लाइफ टाइम ISA, लेकिन हमारे सिलेबस में वी आर ओनली गोइंग टू लर्न अबाउट टू, व्हिच इज कैश एंड स्टॉक, ओके। अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन, व्हिच इज अक्रूड इनकम स्कीम। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमारे पास एक MCQ आ सकता है, ठीक है। अब यू विल से कि एक MCQ आएगा तो रहने देते हैं, 2 नंबर से क्या होता है, 2 नंबर से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं। अब इसमें है क्या, इसमें ये चीज़ है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं या फिर अगर आपने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे हैं, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को हम अपने सेविंग्स इनकम में कैसे इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इनमें क्या होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, दैट इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे होता है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे होता है। तो आपने अगर मान लो लेट्स से इंटरेस्ट इज पेड इन जून एंड दिसंबर, ठीक है,
और आपने ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब मेरे को तो सीधा दिसंबर में 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मैंने इसको ये 6 महीने होल्ड तो नहीं किया ना, तो क्या ये 6 महीने का इंटरेस्ट मेरी सेविंग्स इनकम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये चीज़ है हमारी अक्रूड इनकम स्कीम में। ठीक है, तो पहली चीज़ कि इट डज नॉट अप्लाई अगर आपकी गिल्ड्स यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन 5000। नॉमिनल वैल्यू एक बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू 100 होती है यूजुअली। ठीक है, तो अगर आपकी टोटल वैल्यू 5000 से कम है तो ये अप्लाई नहीं होगा। एंड गिल्ड्स अगर किसी की डेथ पे ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, कि आपने खरीदे नहीं है, आपको वो मिले हैं आपके किसी रिलेटिव की डेथ पे या किसी की डेथ पे उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि ये आपको मिल जाएंगे, तो हम ये अक्रूड इनकम स्कीम नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है इसका कि जिस साल में आपने परचेज किया है या बेचा है, नॉर्मल साल में ना ही परचेज का ईयर है ना ही सेल का ईयर, नॉर्मल चलेगा जब जब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। और वैसे भी साल में 2 बार इंटरेस्ट रिसीव होगा तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। अक्रूड इनकम का मतलब ही यही है कि हमें 12 महीने का इंटरेस्ट लेना है। अगर आपने उसको पूरे साल होल्ड किया है तो हम सिर्फ उतने महीने का ही इंटरेस्ट लेंगे एज सेविंग्स इनकम जितने महीने मैंने उसको होल्ड किया, राइट? सो इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स द गिल्ड्स एंड बॉन्ड्स वर हेल्ड। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसका ईयरली इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, एंड देन प्रोपोर्शनेट इट विथ नंबर ऑफ मंथ्स। कौन से नंबर ऑफ मंथ्स? जितने महीने मैंने इसको होल्ड किया है, मैंने इस गिल्ड को होल्ड किया इन द मंथ ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज एंड सेल। क्वेश्चंस करते हैं। वी हैव 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास दैट मीनन परचेज्ड 200,000 pounds of gilts paying interest at 1% for 211,000 on 1st September 2022. Interest is payable half yearly on 30th June and 31st December. He sold the gilts on 1st December 2023 for 213,000 including accrued interest. How much will Manan include in savings income in respect of the gilts in the tax year 23-24? यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी है कि गिल्ड्स या फिर कोई भी बॉन्ड्स हैं आपके, उनका ट्रीटमेंट वो कैसे वर्क करते हैं। देखो, इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे होता है, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट की डेट पास आती रहती है वैसे वैसे गिल्ड्स की मार्केट वैल्यू, अब ये क्या है, ये मार्केट वैल्यूज हैं, ये बढ़ती रहती है। और जैसे एक बार इंटरेस्ट पे कर दिया मार्केट वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने गिल्ड्स को बेचा है नियर द डेट जहाँ पे इंटरेस्ट पे होने वाला है, तो आपने उसको हाई प्राइस पे बेचा होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस इंक्लूड्स योर इंटरेस्ट अमाउंट एज वेल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट की डेट आती रहती है वैसे वैसे हमारी मार्केट वैल्यू में इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है, एक बार इंटरेस्ट पे हो गया फिर से वो वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। अब इंटरेस्ट पे किस पे होता है? इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड एट नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे नहीं होता, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ईयरली इंटरेस्ट is 1% of 200,000 which is going to be 2,000, right? 1% is 2,000. तो यहाँ पे हमने बोला था कि नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल जब तक आपको नॉर्मल इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम रिसीट बेसिस पे लेके चलेंगे। गिल्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड में जब भी इंटरेस्ट मिलता है हम उसको रिसीट बेसिस पर ही लेके चलते हैं एक्सेप्ट व्हेन यू परचेज इट और सेल इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खरीदा था इसको 1 सितंबर 2022 को। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर मेरे टैक्स ईयर में 23-24 में मुझे 2 इंटरेस्ट मिलेंगे। वन इज गोइंग टू बी ऑन 30th June 2023 एंड सेकेंड वुड बी 31st December 2023। ठीक है, तो ये वाला तो मुझे पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा मेरा, मुझे हाफ ईयरली 2000 है तो इसका 1000 मिल जाएगा। लेकिन 31st दिसंबर को मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने 1 दिसंबर को ही उसको बेच दिया, राइट? तो मेरे लिए अब जून से देखते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है कि मेरे को मिला नहीं है।
तो वो अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली मीन्स कि एक ऐसा इंटरेस्ट जो कि आपको मिला नहीं है बट आपको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको अपनी सेल वैल्यू में इंक्लूड किया हुआ है, राइट? लेकिन वो आपकी सेल वैल्यू का पार्ट नहीं, आपकी इनकम का पार्ट होना चाहिए। सो अक्रूड इंटरेस्ट इज फॉर 5 मंथ्स, ठीक है? तो 5 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, हमारे पास आएगा 833. So total interest, total savings income that you're going to take in respect of gilts is going to be 1833. ठीक है, हमने क्या करना है, जहां तक हमको एक्चुअल में रिसीव हो रहा है वो हम रिसीट बेसिस पे लेंगे। उसके बाद जो कि आपकी परचेज या सेल से पहले का टाइम है जब आपको इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, अक्रूड स्कीम को फॉलो करेंगे, अक्रूड इनकम स्कीम को। अक्रूड इनकम स्कीम बेसिकली मीन्स कि आपको जितने महीनों का रेंट और जितने महीनों का इंटरेस्ट नहीं मिला है बट यू आर एक्चुअली हैव टू रिसीव इट, कि आप उसको रिसीव करना चाहिए था आपको लेकिन आपको मिला नहीं है, ठीक है, तो वो हमारी इस सेल वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन हम उसको सेल वैल्यू में से हटा के अपनी सेविंग्स इनकम में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड एक और चीज, दैट डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन टैक्स आर एग्जाम, तो हम इससे कोई टैक्स पे नहीं करते जब हम इसको डिस्पोज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमद परचेज 10,000 nominal value gilts paying interest at 2% for 11,000. Interest is paid half yearly on 31st March and 30th September. उसने वो बेचे 29 फरवरी 2024 को for 11,400. उसकी सेविंग्स इनकम में क्या इंक्लूड करना चाहिए? देखो, हमारे पास ईयरली इंटरेस्ट कितना है, 10,000 का 2%, दैट इज गोइंग टू बी 200, राइट? सो ईयरली इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 200, ठीक है। अब यहाँ पर हमने खरीदा था उसको 1 जून 2023 में और हमने बेचा 29 फरवरी 2024, दोनों ही दोनों हमारे सेम टैक्स ईयर में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, जो हमने 1 जून को खरीदा, बॉट एंड 29 फेब को बेच दिया, ठीक है। और इंटरेस्ट की जो हमारी डेट्स हैं, दैट इज 31st मार्च 2023 and 30th September 2023. नाउ हमें ये जो 30th सितंबर को इंटरेस्ट मिला होगा 100 का, वो हमें रिसीव हुआ होगा, है ना? दैट इज इन रिस्पेक्ट फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने वो हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो खरीदा ही जून के लिए, तो मेरे लिए कितने महीनों का इंटरेस्ट होना चाहिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स का होना चाहिए, राइट? फिर हमने 31st मार्च के इंटरेस्ट मिलने से पहले बेच भी दिया। अब हम इसमें से इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे, क्योंकि यही सेल का ईयर भी है, यही परचेज का ईयर भी है, हम ये देखेंगे कि हमने कितने महीने इसको होल्ड किया है, ठीक है। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए हमने होल्ड किया है इसे, हम क्या करेंगे, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 विच इज 150। हमारे लिए यहाँ पे सेविंग्स इनकम शुड बी 150। 150 कैसे आई, 200 आपका ईयरली इंटरेस्ट है, हमने इसको 9 मंथ्स के लिए होल्ड किया है, सो दैट वुड बी 200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 150, ठीक है। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि ना आपका सेल का ईयर है ना परचेज का ईयर है, हम इंटरेस्ट रिसीट बेसिस पे, यानी कि जब मिल रहा है उस बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। लेकिन इफ इट इज ईयर ऑफ सेल, ठीक है, तो जहां तक आपको रिसीट बेसिस पे आ रहा है रिसीट बेसिस पे लो, उसके बाद जितने एडिशनल महीने हैं वो अक्रूड इनकम है आपकी, तो उसमें हम अलग से इंटरेस्ट निकालेंगे। सिमिलरली इफ इट्स द ईयर ऑफ परचेज, जितने महीनों का इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है स्टार्टिंग में, तो आप उतने महीनों का इंक्लूड करोगे, ठीक है, या जितने महीनों का आपको एक्स्ट्रा मिला है आप उसको माइनस करोगे। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा 30 सितंबर को, लेकिन मेरे लिए तो 4 महीने ही है, तो उसमें से 2 महीने का माइनस कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स टेक्निक। और अगर सेम ईयर परचेज का है सेल का, तो हम सिंपल सी चीज़ करेंगे, 9 महीने हमने यहाँ पे इसको होल्ड किया है, हम इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर हियर, दैट्स इट, ठीक है। एक एमसीक्यू आएगा इसमें से मेजरली,
तो उसके लिए हमें छोटा सा टॉपिक याद करने की ज़रूरत है, ठीक है. दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. अब we'll be moving forward to the next lecture जिसमें हम पढ़ेंगे about property income. So I will see you there. Till then, bye bye. I hope you understood everything clearly. So do subscribe and like this video, and I will see you in the next lecture. Till then, bye bye.